हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरवाली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अपना चैप्टर चल रहा था कौन सा, अध्याय नंबर 2, अम्ल सार एवं लवण। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं अपन। इससे पहले अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं और अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्लों के गुण पढ़े थे हमने और मुख्य रूप से कौन कौन से अम्ल होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। उसके बाद देखे थे हमने सार, सार किसे बोलते हैं और सार के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। फिर हमने पढ़ा लवण, लवण किसको कहते हैं, तो अम्ल सार तथा सार आपस में मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और लिटमस पेपर इनके प्रति क्या रहता है, उदासीन या अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद हमने पढ़ा सूचक कौन कौन से होते हैं, सूचकों के बारे में पढ़ा। फिर प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचकों के बारे में पढ़ा। फिर लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, थैलापेटा समूह के लीचर नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक सूचक है तथा रंग इसका कैसा होता है, बैंगनी होता है। गंधीय सूचक में हमने प्याज, लौंग तथा वेनिला को पढ़ा था। उसके बाद है सार्वत्रिक सूचक किसको बोलते हैं, वो हमने पढ़ा। और फिर अम्ल एवं सार की विभिन्न पदार्थों के साथ अभिक्रिया हमने पढ़ी। अम्ल एवं सार की सबसे पहले धातु के साथ अभिक्रिया की तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। इसमें कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। फिर हमने अम्ल और सार को आपस में मिलाया तो कौन सी अभिक्रिया हो गई थी, अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई थी, वो हमने पढ़ा। और उसके बाद है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया और सार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पड़ी थी। और एक इसमें ध्यान रखना है कि धात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है, सारी होती है। और जो अधात्विक ऑक्साइड होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, पूरा पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे कि अम्ल और सार है वो क्या विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल व सार का विद्युत धारा का प्रवाहित कर का विद्युत द्वारा विद्युत का चालन करना। अब ये जो अम्ल और सार होते हैं ये विद्युत धारा को अपने अंदर से, विद्युत धारा जब इनको जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो इनका जो विलयन होता है वो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है या विद्युत धारा का चालन करता है। वो क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने लगता है। अब वो विद्युत धारा का चालन क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए एक प्रयोग है कि क्या करेंगे, अगर अपन क्या ले, एक बीकर ले लें। अब इस बीकर में अपन क्या लगाएंगे कि दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। क्या, दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। एक लगा देंगे एनोड तथा एक लगा देंगे कैथोड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे, ये तार से जोड़ देंगे अपन। और यहाँ पर एक कुंजी लगा देंगे और यहाँ पर एक अपना विद्युत बल्ब लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विद्युत बल्ब। और आगे जाके इसको सेल या बैटरी से जोड़ देंगे। एनोड और ये कैथोड और ये प्लस और ये माइनस, ये कुंजी। और अब इसके अंदर अपन क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेंगे। या तो अपन इसके अंदर जल है और जल के अंदर अपन ने क्या मिला दिया, HCl। क्या मिला दिया, HCl लिया, इसका HCl का विलयन इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, जब इसमें विद्युत धारा अपन प्रवाहित करेंगे, जब इसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि ये विलयन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो करंट आ गया। अब आगे करंट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये विलयन विद्युत का चालन करेगा तो आगे करंट बढ़ेगा और ये बल्ब अपना क्या होगा, चालू होगा। बल्ब अपना चालू होगा। तो जब अपन इसमें
विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अपन देखेंगे कि ये बल्ब है ये ऑन हो जाता है। तो और किस लिए ऑन होता है, क्योंकि इस अम्ल ने क्या कर दिया, विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया। अब ये विद्युत धारा को क्यों प्रवाहित करता है कि जब अम्ल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अम्ल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या करता है, H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। उसी प्रकार जब इसमें अपन सार भी मिलाएंगे NaOH, तब इसका भी क्या होगा, अपघटन होगा और ये Na+ तथा OH- आयन में टूट जाते हैं। और जो आयन होते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। आयन क्या है, चार्ज है, प्लस और माइनस, और विद्युत धारा में भी क्या होता है, आवेश होता है। तो ये जो आयन्स होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। इसी के कारण क्या होता है, इन आवेशों के द्वारा ही विद्युत का चालन हो जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे कि अम्ल एवं सार विद्युत का चालन करते हैं, तो हम कहेंगे कि यस, अम्ल और सार है वो विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि जब ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन तथा Cl- आयन में टूट जाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अपन। आपको अगर पूछे कि क्या अम्ल व सार द्वारा विद्युत का चालन होता है, तो अपन लिखेंगे कि अम्ल व सार विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि विलयन में ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं व इन्हीं आयनों के द्वारा विद्युत का चालन होता है। जैसे कि अपन ने क्या लिया, HCl लिया, तो ये क्या हो जाएगा, टूट के H+ और Cl- में टूटेगा। NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसे टूट जाएगा अपन अपने Na+ और OH- में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षार है ये क्या करता है, ये जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है अपना जल में अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या अब अपन को क्या पढ़ना है कि जब जल के अंदर अम्लों को मिलाना, जल के अंदर अम्लों को मिलाना, जल के अंदर अम्ल या क्षार की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। यहाँ पर सामने लिखा हमने, अम्ल व क्षार को मिलाना। अब देखो हमने क्या लिया, जल लिया, तो जल है H2O, ये है अपना जल। अब जल के अंदर मान लो अपन ने क्या मिला है, HCl अम्ल। अब ये HCl अम्ल है ये क्या होगा, टूटेगा, ये टूटेगा H+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, तो ये है कि ये जो H+ आयन है ये हमेशा अकेला नहीं रहता है, यह अकेला मौजूद नहीं रहेगा, यह किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करके जुड़ जाएगा। तो ये H+ आयन है ये अकेला नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, इस जल के अणु के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, H2O, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजनियम आयन। H2O था, उसमें H+ जुड़ गया, हाइड्रोनियम आयन और प्लस Cl-। ठीक है, तो अकेला नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन।
नॉर्मली इसको अपन H+ में ही लिखते हैं, लेकिन यह रियल में यह H3O+ या हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखना है कि जब अम्लों को क्षार के साथ अभिक्रिया किया अम्लों को जब जल के अंदर मिलाया जाता है तो यह H+ आयन देता है, और यह H+ आयन क्या होता है, जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये समझने के लिए है, ये आप ऊपर लिख देना। इसको अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं और साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन कि अम्ल जल के साथ अम्ल को जल में मिलाने पर यह H+ आयन मुक्त करता है, जो जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम किसको बोलते हैं, H3O+ आयन का निर्माण करता है। ठीक है, ये तो क्या है, ये है अपनी किसके साथ अभिक्रिया, ये अपने करा दी अम्ल के साथ अभिक्रिया। एक बार आप अच्छे से इसको देख लो। अब क्षार के साथ देखेंगे कि क्षार को क्या करना है, क्षार प्लस जल, क्षार को जल में मिलाएंगे, तब क्या होगा कि जैसे कि हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब जब इसको अपन जल में मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे H2O, तब ये Na+ तथा OH- में टूट जाएगा। और उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाएंगे अपन तो यह K+ तथा जल में OH- आयन देता है। तो इस प्रकार से जो क्षार होते हैं वो भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, क्षारक भी क्या होते हैं, जल में घुलनशील। और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाए वो क्या कहलाएंगे, क्षार। एक तो क्या है जो जल में घुल रहे और नहीं घुल रहे सारे मिलकर क्या बन रहे, क्या कह रहे हैं उसको अपन क्षारक। लेकिन जो जल में घुल जाए उसको क्या बोलेंगे अपन, क्षार बोलेंगे। और ये कैसे होते हैं, संसारक प्रकृति के, मतलब ये संसारण कर सकते हैं, जंग वगैरह लगने में ये क्षार प्रयोग होते हैं, ये संसारण प्रकृति तथा जल में विलय होते हैं। तो यहाँ पर ये किसकी परिभाषा हो जाएगी, क्षार किसे कहते हैं। अगर आपको पूछे कि क्षार किसे बोलते हैं तो आप बोलोगे कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अपन क्षार बोलते हैं। अब ये तो अपन ने देखा कि अम्ल और क्षार को अपन जल में मिलाते तब होता क्या है। ठीक है, अब आपको दे दे अम्ल दे दिया और क्षार दे दिया, अम्ल और जल दे दिया। अब आपको बोले कि आप क्या करो, एक दूसरे को इसमें मिलाओ। तो अगर आपने क्या लिया, अम्ल ले लिया, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल एक होता है। तनु में क्या होता है, एसिड या अम्ल की मात्रा कम होती है और सांद्र में ज़्यादा होती है। अब जैसे सांद्र अम्ल दे दिया आपको और क्या दे दिया, पानी दे दिया। अब आपने क्या लिया, अम्ल ले लिया और सीधा पानी उसमें उड़ेल दिया। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका मुंह जल जाएगा। क्यों जलेगा, तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा क्या करते हैं अपन,
जल में अम्ल व क्षार का मिलाना, क्षार को मिलाना। अब मिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? मिलाना। अब ये मान लो अम्ल है, ये क्या है? अम्ल, ये है अम्ल, और आपने ले लिया पानी, ठीक है, H2O। अब आपको सीधा अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाना है। और क्यों नहीं मिलाना है? क्योंकि जब अपन अम्ल के अंदर पानी मिलाते हैं तो यह क्या होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। मतलब जब अपन अम्ल के अंदर पानी को मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जिसके कारण क्या होगा? एक तो ये बीकर गर्म होगा, बीकर गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से टूट सकता है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा कि जैसे आपने इसके अंदर अम्ल के अंदर पानी डाला तो सीधा अम्ल उड़कर आपके मुंह पर आ सकता है, तो आप जलने का भय, आप क्या करते? जल सकते हैं। जल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि हमें जल में अम्ल व क्षार को नहीं मिलाना, या हमने अम्ल व क्षार में जल को नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए अपन को? इसका उल्टा करना है। अपन को क्या करना है? ये है अपना पानी, ये क्या है अपना पानी, H2O, और फिर अपन लेंगे अम्ल। इसके अंदर क्या लेंगे? अम्ल को लेंगे, अम्ल। और कैसे मिलाएंगे अपन? बूंद बूंद करके। कैसे? बूंद बूंद करके अम्लों को इसमें मिलाएंगे, और साथ में क्या करेंगे? इस मिश्रण को मिलाते जाएंगे और मिश्रण को हिलाते जाएंगे, ठीक है, मिश्रण को हिलाते हुए। प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा? देखो, अम्ल के अंदर अगर आपने सीधा पानी डाल दिया तो क्या होगा? ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, बीकर गर्म हो जाएगा और टूट सकता है, जिससे आप जल सकते हैं, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसलिए हमको अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना है, बल्कि क्या करना है? जल लेना है और अम्ल लेना है, और अम्ल को बूंद बूंद करके उस जल के अंदर मिलाते जाएंगे, और साथ साथ में मिश्रण को हिलाते जाएंगे, जिससे क्या होगा? ये अभिक्रिया बहुत ही फास्ट नहीं होगी, और थोड़ी धीरे 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 होती जाएगी, और अपन ना तो जलेंगे ना बीकर गर्म होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि हमें अम्ल के अंदर जल नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि जल के अंदर अम्ल को बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए। क्यों? तो आपका आंसर क्या होगा कि हमें अम्ल के अंदर जल को मिलाना चाहिए, क्योंकि यह जल को नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि यह उच्च ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा है? उच्च ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जिससे बीकर का तापमान बढ़ जाएगा, बीकर गर्म हो जाएगा, होकर टूट सकता है, जिससे हमको चोट लग सकती है। साथ ही साथ बीकर के अंदर अम्ल में सीधा जल डालने से यह अम्ल है वो अपने चेहरे पर आकर गिर सकता है, जिससे हम जल सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना है कि अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना है, बल्कि जल के अंदर अम्ल को बूंद बूंद करके मिलाना है, और साथ साथ में मिश्रण को हिलाते जाना है। अब ये आप लिख देना, ठीक है। ये प्रश्न पूछते हैं कि अम्ल हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि हमें करना चाहिए अम्ल के अंदर जल को मिलाना चाहिए, जल के अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए, ठीक है। फिर बोलेंगे कि इनमें से अब दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन में भी दे सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने में भी आपको दे सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जल के अंदर हमेशा अम्ल मिलाते हैं, अम्ल के अंदर जल नहीं मिलाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया अपना, यहाँ पर ये पूरा हो गया। अब उसके बाद अपन देखेंगे कि अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। अब हमने पढ़ा था, अम्ल पढ़े थे और क्षार पढ़े थे। अब वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, जल्दी से H+ आयन देते हैं, वो तो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन कहलाएंगे? जो आसानी से क्या दे,
H प्लस आयन दे दी, आसानी से H प्लस आयन दे, ये तो कहलाएंगे क्या, प्रबल अम्ल। फिर आते हैं अपना दुर्बल अम्ल। जस्ट इसका उल्टा, आसानी से H प्लस आयन ना दे। ना दे, ठीक है। अब उसी प्रकार यहां पर सार में देखो, सार भी दो प्रकार के होते हैं, सार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल सार और एक होता है दुर्बल सार। अब प्रबल सार में जो क्या दे, आसानी से OH प्लस आयन, OH माइनस आयन दे दे आसानी से। और दुर्बल सार वो हो गए जो OH आयन आसानी से ना दे। या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जिसमें H प्लस आयन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, वो तो प्रबल अम्ल, या मतलब जो जल्दी से H प्लस आयन रिलीज कर दे वो तो प्रबल अम्ल, और जो धीरे धीरे H प्लस आयन रिलीज करे वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल आयन, दुर्बल अम्ल। और जो प्रबल सार हो गए वो OH आयन जलीय विलयन में जल्दी से दे देंगे। अब इनके एग्जाम्पल है, जैसे कि अपने यहाँ पर HCl अम्ल है, ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। फिर H2SO4 है, HNO3 है, तो ये सारे किस में आते हैं, प्रबल अम्ल में। उसी प्रकार यहाँ पर एसिटिक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल है, ये सारे किस में आते हैं, दुर्बल अम्ल में। इसी प्रकार सार में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, ये प्रबल सार में। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे, कोई अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है ये अपन कैसे ज्ञात करेंगे, या कोई सार कितना ज़्यादा प्रबल है और कितना दुर्बल है, इसका मापन अपन किस प्रकार से करेंगे ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये जो अम्ल है और सार है, ये जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, फिर उससे कम H2SO4 है, फिर HNO3, तो ये अपन ये निर्धारित किस प्रकार से करेंगे। तो इन अम्लों की प्रबलता को मापने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपन pH स्केल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, pH स्केल। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, pH स्केल। अब इस pH स्केल का काम क्या है, सबसे पहले तो इसका काम क्या है, तो ये जो pH स्केल है इसका काम क्या है कि यह अम्ल व सार की प्रबलता का मापन, सार की प्रबलता का मापन करता है, का मापन कि कौन कितना ज़्यादा प्रबल है और कौन कितना दुर्बल है, ये इसका मापन करता है। अब साथ ही साथ pH स्केल क्या है, यह एक सार्वत्रिक सूचक है, मैंने बताया था आपको यह एक सार्वत्रिक सूचक है, ठीक है। अब इसमें देखो दो शब्द, एक है P और एक H है, P और एक H है। ये जो P है, P का अर्थ होता है पुषांश, और ये जर्मन शब्द से बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पावर या शक्ति, इसका अर्थ क्या होता है, पावर या शक्ति। और H का अर्थ क्या होता है, H बराबर होता है हाइड्रोजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब शक्ति किसकी, हाइड्रोजन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका pH का नाम, pH का अर्थ क्या हो जाएगा, pH बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की शक्ति। तो pH क्या बताता है कि किसमें हाइड्रोजन आयन की प्रबलता कितनी ज़्यादा है, हाइड्रोजन किसमें ज़्यादा है वो अपन को बताएगा। तो pH स्केल
तो पीएच क्या है, पीएच स्केल अम्ल व क्षार की प्रबलता का मापन करता है। यह एक सार्वत्रिक सूचक है जिसमें पी का अर्थ है पुषांश, ये जर्मन शब्द से बना हुआ है जिसका नाम अर्थ है पावर या शक्ति। एच का मतलब है हाइड्रोजन, तो पीएच का अर्थ हो जाएगा हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, अब ये पीएच स्केल किस प्रकार से होती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक प्रकार की पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में क्या विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं और इसमें 1 से लेकर 14 तक की संख्या होती है। 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं होती है। अब ये 0 से लेकर 14 तक की संख्या किस प्रकार से होती है कि आप देखोगे ये 7 है, 7 नंबर पर क्या है उदासीन, 7 के ऊपर उदासीन, और ये क्या है पानी। तो पानी जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है उदासीन, ना तो अम्ल है और ना क्षार। ठीक है, तो ये 7 नंबर होता है, वहाँ पर क्या होता है उदासीन। उसके बाद जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे क्या बढ़ेगी क्षारीयता बढ़ेगी। और जैसे जैसे 7 से अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा अम्लता। जैसे कि मैं आपको 2 पीएच वाले दे दूं कि एक तो दिया एक वस्तु है उसका पीएच, जैसे ये टमाटर है, टमाटर का पीएच कितना है 4, और उसके बाद आपको दिया सोडा का पीएच कितना है 3। तो इसमें से ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो जिसका कम मान होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा और जिसका जितना ज़्यादा मान होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, अब अपन एग्जाम में पूछे कि पीएच स्केल का निर्माण करो तो आपको क्या करना है कि एक सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक ड्रॉ करना है। ये कर दिया अपन ने ड्रॉ। अब यहाँ पर आप एक रेखा खींच दो बीच में सेंटर में, ऐसे ये अपन ने खींच दी रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दो, इसके बीच में सेंटर में अपन ने कर दिया ये इसका सेंटर है, यहाँ पर लिख दिया अपन ने 7। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, अब यहाँ पर तो लिख दो आप और संख्या लिख देंगे 0 से लेकर, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा अपना 1, फिर आएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब यहाँ पर आप देखना H+ लिख दिया और OH- आया। ठीक है, अब जैसे जैसे 0 से इस तरफ अपन बढ़ेंगे तो कौन सा गुण बढ़ेगा, क्षारीयता। क्या बढ़ेगा, क्षारीयता। देखो यहाँ पर छोटा था, ये डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर OH देखो, ये वाला भाग, ये त्रिभुज देखो यहाँ से फैल रहा है, जैसे 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 ये फैल रहा है, तो मतलब कि जैसे जैसे अपन इस तरफ बढ़ेंगे OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी और क्षारीयता का मान बढ़ेगा, या फिर H+ आयन की सांद्रता घटेगी। ठीक है, तो क्षारीयता बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब OH- की क्या हो वृद्धि, H+ आयन की इस साइड अपन बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कमी। जैसे जैसे अपन इस साइड बढ़ रहे हैं क्या है H+ आयन की कमी हो रही है, OH आयन की वृद्धि हो रही है। इस साइड अपन बढ़ेंगे तो अम्लीयता में वृद्धि होती है, अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। अब आपको दे दूं कि एक का पीएच क्या है 1 है और एक का पीएच क्या है 3, तो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, तो एक क्या है, इस साइड अपन जा रहे हैं तो एक आ रहा है तो एक क्या होगा ज़्यादा अम्लीय होगा, और 3 है ये कम अम्लीय होगा। ठीक है, तो इस तरफ बढ़ने पर अपने क्या होता है अम्लीयता का मान बढ़ता है और इस तरफ बढ़ने पर क्षारीयता का मान बढ़ता है। तो आपको पीएच स्केल में क्या याद रखना है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। 7 पर क्या होता है, 7 होता है अपना उदासीन, 7 पर उदासीन होता है। जिस किसी विलयन का पीएच कितना है 7, वो होगा उदासीन। 7 से इस तरफ बढ़ने पर अपने क्या होता है क्षारीयता में वृद्धि होगी, और 7 से लेकर 0 की तरफ बढ़ने पर क्या होता है अम्लीयता में वृद्धि होती है। ये है अपने क्या है पीएच स्केल, और इस पीएच स्केल के माध्यम से क्या करते हैं अपन अम्ल या क्षार की प्रबलता का मापन करते हैं। ठीक है, अब
कुछ पीएच है जिनको अपन को याद रखना है। कौन कौन से पीएच है? जैसे नींबू का रस है, जठर रस है, शुद्ध जल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि जठर रस है, महत्वपूर्ण पीएच। शुद्ध जल, उसके बाद है जठर रस, नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब शुद्ध जल है वो कैसा होता है? उदासीन। तो इसका पीएच कितना होगा? 7। इसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। और जठर रस है, जठर रस का पीएच कितना होगा? 1.2। मतलब ये इसकी देखो ये कितना है, ये 7 से नीचे की तरफ है, ये अम्लीय प्रकृति का है, फिर इसका होगा 2.2। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? जब अपने पेट में एसिडिटी हो जाती है तब अपने जाते हैं मेडिकल पर और एक पिंक कलर की या वाइट कलर की जो शीशी देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र क्या होता है? MgOH का होल्ट है। ठीक है। अब इसका पीएच क्या होता है? 10। मतलब ये इसकी प्रकृति कैसी है? सारी। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच कितना होता है? 14। तो ये क्या है? प्रबल सार है। ये क्या है? प्रबल सार है। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ये होगी अपनी पीएच स्केल, ये होगी अपनी पीएच स्केल हो गई। अब हमने पढ़ा था अम्ल और सार, प्रबल अम्ल और दुर्बल सार। अब पीएच स्केल के दैनिक जीवन में पहले उपयोग पढ़ लेते हैं अपन। तो पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। लैंग्वेज आप अच्छे से लिख देना, मैं आपको समझाने का काम मेरा। ठीक है। अब आप देखो पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। सबसे पहला अपन पहला लेते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी अपन को क्या होता है? मधुमक्खी काट लेती है। मधुमक्खी काट लेती है तो वो उस जगह पर अपने क्या होने लगती है? जलन होने लगती है। अब वो जलन किसकी वजह से होती है? कि जब मधुमक्खी काटती है, क्या? मधुमक्खी काटती है, मधुमक्खी काटेगी का डंक, तो वो उसका डंक अपने त्वचा के अंदर जाएगा और उस डंक के से एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है मेथोनोइक, मेथोनोइक अम्ल। ये क्या है? मेथोनोइक अम्ल। और इस मेथोनोइक अम्ल के कारण क्या होती है? जलन। क्या होती है? जलन होने लगती है। ठीक है। अब ये मेथोनोइक अम्ल अपने त्वचा के अंदर जाएगा तो जलन और सूजन पैदा कर देगा। अब ये मधुमक्खी ने अपने काट लिया, अब इस मधुमक्खी के डंक को काटा है, अब ये क्या है? अम्ल। अब अम्ल के अंदर मैं क्या मिला दूं? अगर सार मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा और जलन व दर्द क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। जलन व दर्द शांत हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं क्या लगा दूं? अगर खाने का सोडा लगा दूं, खाने का सोडा, तो क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। क्या मिलेगी? राहत। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सार है। क्या है? ये सार है। तो मेथोनोइक अम्ल मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें मेथोनोइक अम्ल होता है। दूसरा है नेटल का पौधा, नेटल का पौधा। ठीक है। अब ये नेटल का पौधा क्या होता है कि इसके पत्ती के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम या बाल होते हैं और उस बाल के अंदर क्या होता है? उससे वे मेथोनोइक अम्ल से युक्त होते हैं। अब ये उड़कर जब अपनी त्वचा के अंदर घुस जाते हैं तो अपन को क्या होती है? जलन होने लगती है। तो नेटल के पौधे में भी क्या होता है? कौन सा अम्ल होता है?
मेथोनोइक अम्ल होता है। अब ये मेथोनोइक अम्ल है, अब मेथोनोइक अम्लों को क्या करना है, अपन को कम करना है। तो एक इसके पास में एक अन्य पौधा उगता है जिसका नाम है डाक। क्या है? डाक का पौधा। यह डाक का पौधा क्या होता है? सारी प्रकृति का। यह होता है सारी प्रकृति का। अब इस डाक के पौधे की पत्तियों के ऊपर अपन क्या करें, अगर जहाँ पर नेटल की पत्तियों से अपन को मेथोनोइक अम्ल अपने अंदर प्रवेश कर गया है वहाँ पर अपन लगाएंगे तो क्या होगा कि ये सारी और इसको मिलकर उदासीन कर देगा और क्या होगा, अपना दर्द शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पहला कि मेथोनोइक अम्ल। और है लैंग्वेज, आप लिख देना, कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा है कि जठर रस। जठर रस क्या होता है कि हमारा जो आमाशय है, हमारा आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल निकलता है? HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल निकलता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग कितने पड़े? 3 हमने। मधुमक्खी के डंक में क्या कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है, जिससे अपन को जलन होती है। अगर उसके ऊपर खाने का सोडा लगा दे तो अपन को राहत मिलती है। दूसरा है नेटल का पौधा, उसमें भी मेथोनोइक अम्ल होता है। उसके पास में एक पौधा उगता है जिसको डाक का पौधा कहते हैं। ये पौधा कैसा होता है? सारी प्रकृति का। इसकी पत्तियों के इसके ऊपर अपन रगड़ेंगे तो क्या होगा कि अपने नेटल के पौधे से जो अपन को जलन हो रही थी वो शांत हो जाएगी। उसके बाद है जठर रस। जठर रस क्या होता है? अपने आमाशय में एक HCl अम्ल निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो ये क्या है अपना रीजन। फिर है चौथा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा कि अब अपने आसमान में क्या है? बादल। बादल में से पानी नीचे गिरा है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से नीचे से अपन ने धुआं, उसके साथ ही हमने सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे अपन ने विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक गैस है वो कहा जाती है वायुमंडल में। अब वायुमंडल में जब जाएगी, अब ये वायुमंडल में जाती है और जाने के बाद जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फेट है, हाइड्रोजन है ऊपर, तो ये सारे जो सब गैसें हैं ये जब वायुमंडल में अपन जाएगी तब ये क्या करेगी कि जल के साथ आपस में मिल जाएगी और H2SO4 अम्ल का निर्माण कर देती है। और ये अम्ल क्या करेगी? इस वर्षा के जल के जो pH है वो 5.6 से कम कर देगा और इस वर्षा को क्या करेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। कि जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाए। अब 5.6 से कम हो जाएगा तो क्या होगा? अम्ल बढ़ेगा। ठीक है, अम्लता बढ़ेगी तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा के कारण कि जलीय जीवों की मृत्यु होती है। दूसरा, जो इमारतें, बारिश होगी तो अब ताजमहल आपने देखा होगा कि कैसा हो रहा है? पीला। तो इमारतों का रंग परिवर्तन। एग्जाम्पल ताजमहल आपका। ठीक है, ताजमहल का संगमरमर था, संगमरमर के ऊपर बारिश हुई, संगमरमर से तो क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर का सूत्र क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में जब ये अम्ल गिरता है, अम्ल की अभिक्रिया होती है तो CO2 गैस मुक्त हो जाती है और जिसके कारण क्या होता है? ताजमहल का रंग अपना क्या हो रहा है? धीरे धीरे पीला हो रहा है। तो ये अपने चौथा प्रयोग पढ़ा कि क्या होता है कि अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद है अपना हमारे मुख का pH। हमारे मुंह का pH 5.6 से कम होने पर दंत क्षरण होता है।
अब अपना ये जैसे दांत है, ये अपना दांत है। अब इस दांत के ऊपर एक कठोर पदार्थ है जिसका नाम है इनेमल, इनेमल की परत। अब जब मुख का पीएच कितना हो जाए, 5.6 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये इनेमल की परत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगी, दांत का सरण या दांत अपने सड़ने लग जाएंगे। उसके साथ साथ ही मुंह से गंध आने लगती है। अब इसका इलाज क्या करेंगे, इसका इलाज करेंगे अपन सारी टूथपेस्ट का उपयोग। सारे टूथपेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये अम्लता की मात्रा को कम कर देगा, जिससे दंत सरण अपना है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना 5वां। पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या हो गए। सबसे पहले मधुमक्खी ने काटा था, मधुमक्खी ने काटा, साथ में नेटल का पौधा, उसके बाद अपने आमाशय में जठरस, फिर अम्लीय वर्षा करवा दी हमने। उसके बाद मुख का पीएच कितना हो जाए, 5.6 से कम होने पर अपना दंत सरण होता है। और अपना छठा है हमारा शरीर एक निश्चित पीएच कितना 7 से लेकर 7.8 तक पर ही कार्य करता है। अब अगर इसमें पीएच में 0.2 का भी फर्क हो जाए, 0.2 भी इसमें से कम हो जाए, तो क्या होगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा शरीर है वो एक निश्चित पीएच 7.0 से 7.8 पर ही कार्य करता है। तो ये सारे अपने क्या हो गए, ये सारे अपने हो गए दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग। दैनिक जीवन में हमारे पीएच के उपयोग क्या क्या है, तो ये 6 आपको याद रखने। और मैंने आपको इस ऐसे लिखा है कि आप इसको याद कर सकते हैं डायरेक्ट। सिर्फ आपको क्या रखना है, मधुमक्खी का डंक याद किया, फिर आपको इसमें क्या होता है, मेथोनिक अम्ल होता है, फिर मेथोनिक अम्ल होता है, जलन होगी, फिर क्या करेंगे, उसके खाने का सोडा डालेंगे उसके ऊपर, जिससे क्या होगा, राहत मिलेगी। क्यों, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलके लवण बना देंगे। नेटल का पौधा है, ये मेथोनिक अम्ल है, ठीक है, उसमें मेथोनिक अम्ल होता है। डाक का पौधा सारी प्रकृति का होता है, उसके ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपना ये उदासीन हो जाएगा, अपन जलन कम हो जाएगी। पेट में क्या होता है, जठर रस, जठर रस आमाशय से निकलता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। उसके बाद अम्लीय वर्षा होती है, जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा वर्षा का जल, और इससे क्या होगा, जलीय जीवों की मृत्यु हो जाएगी, इमारतों का रंग परिवर्तित होता है। हमारे मुंह का पीएच कितना 5.6 से कम हो जाएगा तो दांत सड़ने लगे, या जिसको क्या बोलेंगे अपन, दंत सरण। दंत सरण में क्या होता है कि अपने जो दांत है उसके ऊपर किसकी परत होती है, इनेमल की। किसकी परत होती है, इनेमल की परत। वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसका बचाव क्या करना है कि सारी टूथपेस्ट का उपयोग करना है। फिर हमारा शरीर एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है, 7.0 से 7.8 पर ही कार्य करता है। अब हमने पढ़ा था कि जो अम्ल है, अब इसके आगे हमने क्या पढ़ा था पहले, कि अम्ल और कि अम्ल है, दूसरे पेज पर ले लेते अपन, कि अम्ल है और सार, अम्ल प्लस सार, जब इनको अपन आपस में मिलाते हैं, अम्ल और सार को अपन आपस में मिलाते हैं, तो क्या बनता है, लवण प्लस जल। लवण प्लस क्या बनता है, जल। अब हमने देखा कि सर हमने तो अम्ल के 2 प्रकार पढ़ लिए, कौन कौन से, प्रबल एक अम्ल, और एक हमने पढ़ा दुर्बल अम्ल। फिर हमने सार भी 2 प्रकार की पढ़ ली, प्रबल सार और दुर्बल सार। अब क्या सर हम ऐसा कर दे कि प्रबल अम्ल है उसके अंदर प्रबल सार मिलाए, या प्रबल अम्ल के अंदर दुर्बल सार मिलाए, तो क्या लवण भी परिवर्तित होगा, या ऐसा होगा कि मैं प्रबल अम्ल के साथ अगर दुर्बल सार भी मिला दूं
तो भी मुझको लवण कैसा प्राप्त होगा कि नॉर्मल उदासीन लवण ही प्राप्त होगा। अपन क्या अम्ल और क्षार को मिलाते थे तो लवण प्लस जल बनता था। तो अब देखो अगर अपन क्या करेंगे, ये हमने ले लिया परबल अम्ल और इस परबल अम्लों को मैंने किसके साथ मिला दिया, परबल सार के साथ। ठीक है, परबल अम्लों को मैंने किसके साथ मिला दिया, परबल सार के साथ। तब अपन को क्या मिलेगा, लवण। और ये लवण कैसा, देखो दोनों दोनों परबल परबल है तो परबल अम्ल परबल सार, तो अपन को कैसा लवण मिलेगा, उदासीन, उदासीन लवण। अब अगर मैं इस परबल अम्ल को लेकर किसके साथ मिला दूं, दुर्बल सार के साथ, परबल अम्लों को लेकर दुर्बल सार के साथ मिला दूं तो अपन को लवण कैसा प्राप्त होगा। तो देखो ज्यादा ताकतवर कौन है, परबल अम्ल और दुर्बल सार। तो जितना जितना अम्ल उस ये दुर्बल सार जितने जितने भाग को क्या कर सकता था, उदासीन कर सकता था, उतने को उदासीन कर लिए। लेकिन तो भी परबल अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो अपन को जो लास्ट में लवण प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, अम्लीय लवण। कैसा प्राप्त होगा, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण अपन को मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जो ज्यादा है वो अपन को लिख देना है। जैसे परबल अम्ल और दुर्बल सार आपस में मिला है तो अपन को क्या मिलेगा, परबल अम्ल मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब आती है दुर्बल अम्ल की बारी। दुर्बल अम्लों को मैंने क्या किया, ये दुर्बल अम्ल लिया और इस दुर्बल अम्लों को मैंने किससे मिला दिया, इसके अपन अलग कर देते थोड़ा रंग। ये मैंने ले लिया दुर्बल अम्ल और इसको किसके साथ मिला दिया मैंने, परबल सार के साथ। किसके साथ, परबल सार के साथ। तो अब अपन को क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। और वो लवण कैसा होगा, तो यहां पर परबल कौन है, सार, तो अपन को लवण कैसा मिलेगा, सारीय लवण। कैसा मिलेगा अपन को, सारीय लवण मिलेगा। ठीक है, अब इस दुर्बल अम्लों को मैंने किसके साथ मिला दिया, दुर्बल सार के साथ। दुर्बल अम्ल को किसके साथ मिला दिया, दुर्बल सार के साथ। जब दुर्बल अम्लों को मैंने दुर्बल सार के साथ मिला दिया तो दोनों दुर्बल दुर्बल है तो क्या करेगा, दोनों को कट जाएगा और अपन को लवण कैसा मिलेगा, उदासीन लवण। कैसा मिलेगा, उदासीन लवण। ठीक है, प्रश्न इसका कैसे पूछेगा, आपको दे देगा परबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल को मिलाने पर लवण प्राप्त होगा, तो आप सीधा बोलोगे परबल अम्ल और परबल सार को मिलाने पर लवण कैसा प्राप्त होगा, आप बोलोगे उदासीन लवण। अगर आपको पूछे परबल अम्ल और दुर्बल सार को आपस में मिलाएंगे कौन सा लवण मिलेगा, तो आप बोलोगे सीधा परबल अम्ल है तो कैसा मिलेगा, परबल ये अम्लीय लवण मिलेगा। उसके बाद आपको बोले कि दुर्बल अम्ल और अपन परबल सार को मिलाएंगे तो कैसा लवण प्राप्त होगा, आप सीधा बोलोगे परबल सार है तो सारीय लवण प्राप्त होगा। अगर आपको पूछे कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार को आपस में मिलाएंगे तो कैसा लवण प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे उदासीन लवण प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर अपना ये पढ़ लिया हमने। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अम्ल और सार को क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। तो अम्ल या सार है वो विद्युत का चालन करेंगे या नहीं, तो हम कहेंगे अम्ल तथा सार विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त आयन H+ आयन तथा NaOH- आयन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का चालन। अब उसके बाद जल के अंदर हम अम्ल या सार को मिलाते तो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है ये पढ़ेंगे। तो हमने जब अम्ल के अंदर अपने जल के अंदर क्या मिलाया, हमने अम्लों को मिलाया तो H+ आयन निकलता है और ये H+ आयन क्या करता है, जल के अणु के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, ये हमने पढ़ा था। अब सार के साथ अभिक्रिया करता है जल के सार मिलाते हैं अपन जल के अंदर तो क्या होता है, NaH तथा OH- आयन अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सार किसको बोलते हैं, कि जो सारक जल में घुलनशील होते हैं उसको अपन सार बोलते हैं, ये संसारक प्रकृति के होते हैं। उसके बाद हमने किया कि जल के अंदर में अम्ल मिला या अम्ल के अंदर जल मिला, तो वो हमने डाउट यहाँ पर क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद है कि अम्ल और सार कितने दो प्रकार के होते हैं, परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, परबल सार और दुर्बल सार होते हैं। फिर हमने पढ़ा पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, पीएच स्केल में किस प्रकार से अम्लीयता गुण किस तरफ वृद्धि होती है, सारीयता गुण किस प्रकार से वृद्धि होती है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि महत्वपूर्ण पीएच कौन कौन से, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे अम्ल भी है, जैसे कि मेथोनिक अम्ल है, ये अपन आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है पीएच का दैनिक जीवन में प्रयोग, तो मधुमक्खी के डंक है, नेटल है, जठर रस है और अम्लीय वर्षा हमारे मुंह का पीएच है और उसके साथ साथ ही
हमारे मुख का पीएच है और हमारा शरीर एक निश्चित पीएच पर कार्य करता है। और ये है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, ये अपन ने पढ़ा। और इसी के साथ अपना यहाँ तक का भाग आज की क्लास पूरी होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि नमक के द्वारा कैसे विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण है, कपड़े धोने का सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा है, इन सारों का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इन सबको अपन आगे वाले क्लास में पढ़ते। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।